एमएसपी पर कह के एमएसपी दे दें तो हम सहमत हैं, मैं तो तब भी सहमत नहीं हूँ। एमएसपी के आगे ज्यादा भयंकर स्थिति है या इस जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो भारत के वाटर क्राइसिस की बात अमेरिका में होती है, उनको चिंता है कि भारत का पानी खत्म हो रहा है, भारत के धान फार्मर पानी खराब कर रहे हैं, भारत के धान फार्मर प्रदूषण फैला रहे हैं। मेरा कहना है कि इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेट सिस्टम है वो दुनिया की राजनीति को कंट्रोल करता है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। इस समय भारत नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई मैम चौबीसी जो चबूतरा है, विधायक बलराज कुंडू जो आज भूख हड़ताल चलाई है यहाँ पर हमारी टीम पहुंची है। भाई जसवीर तंवर जो किसान नेता है, पहले भी जिस टाइम पर इनकी एक आवाज़ गूंजी थी दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली ने एक बात कही थी कि हरियाणा का धुआं दिल्ली में आवा है, उस टाइम पर जो आवाज़ एक बुलंद किसानों के हक में बात करी थी। तो जसवीर तंवर इस समय किसान हमारे साथ मौजूद है। सबसे तो पहले जसवीर जी राम राम जी। राम राम जी। और जी कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, क्या लगता है जी बीजेपी तो नुकाए किसान हितों में अध्यादेश लागू किए गए हैं, लेकिन बार बार जो विरोध कर रहे हैं या तो वो विपक्ष है या फिर कांग्रेस पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे जी? जो बीजेपी ने जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं, ये किसान हितैषी है या किसानों के नुकसान इसमें? देखिए, जो बीजेपी ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है अध्यादेशों के बारे में बताने के लिए जी, मैं उनसे लगभग मेरी बातचीत हुई है किसान नेताओं से, जो भाजपा के किसान नेता हैं। बिल्कुल। उन्होंने वो अध्यादेश किसी ने नहीं पढ़े हैं ठीक से। तो एक तो सबसे बड़ी बात, अगर भाजपा कह रही है कि वो बहुत बेहतर है किसान के लिए जी, तो किसान जब विरोध कर रहा है और भाजपा कह रही है कि इस समय विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई है? आप लोग कह रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर सिस्टम को बदल दिया, बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, इतना बड़ा फैसला आप लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? रातों रात लोकसभा में पास करा दिया, रातों रात आपने राज्यसभा में पास करा दिया। आप लोग कह रहे हैं विरोध करने वाले कांग्रेसी हैं, चलो मान लो आप विपक्ष के लोग हैं, लेकिन क्या वो लोग किसान नहीं? क्या कोरोना काल में उनका सहयोग अपेक्षित नहीं है? जब सरकार कह रही है कि कोरोना की आपदा में पूरे देश का सहयोग चाहिए, तो सहयोग किया भी है लोगों ने। तो ऐसा जो विवादित विषय उसे कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। जब तक सामान्य चर्चा के लिए वातावरण नहीं बनता तो इन कानूनों को रोक देना चाहिए था सरकार को। दूसरे के सिरे मड़ के आप विपक्ष से इसलिए विरोध कर रही है, बात बहुत गलत है। और मैं कहता हूं इसमें वो चीजें खतरनाक हैं जिन पर अभी तक लोगों ने बात भी नहीं की। जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो एक चीज देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये 3 सेक्टर इसमें इकोनॉमी में आपसी क्लैश इनका होता है एक दूसरे के सेक्टर में। कभी भारत में जो 60% एग्रीकल्चर सिस्टम था, अब वो 14% पे आ गया, सर्विस सेक्टर 50% पे चला गया। और इन तीनों सेक्टरों पे ऊपर कॉर्पोरेट से जुड़े लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनका इन तीनों सेक्टरों से पाला पड़ता है, तो वो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। उनके आर्थिक हित कहाँ हैं? और मुझे लगता है पिछले 30-40 साल से, जब से 90 का आर्थिक उदारीकरण भारत में हुआ है, 90 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बदली है, उसके बाद से भारत का एग्रीकल्चर सिस्टम इनके निशाने पर है। अभी जो समाजवादी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बची है वो एग्रीकल्चर सिस्टम में बची हुई है, उसको रोकने के लिए जो काम होते हैं वो इंटरनेशनली प्लांट किए जाते हैं और हमारी सरकारें उनका शिकार बनती हैं। ये अध्यादेश मुझे उसी से जुड़ा हुआ नजर आते हैं, क्योंकि आप एक चीज देखिए, भारत में प्रदूषण होता है तो आवाज अमेरिका से सुनाई देती है। भारत में अमेरिका में वाटर क्राइसिस की बात, भारत के वाटर क्राइसिस की बात अमेरिका में होती है। उनको चिंता है कि भारत का पानी खत्म हो रहा है, भारत के धान फार्मर पानी खराब कर रहे हैं, भारत के धान फार्मर प्रदूषण फैला रहे हैं। मेरा कहना है कि इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेट सिस्टम है वो दुनिया की राजनीति को कंट्रोल करता है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। इस समय भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी 14 से 16% की जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से, बाकी सब मिट गए हैं, सब 2-2% पे आ गए हैं। और भारतीय एग्रीकल्चर सिस्टम पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। भारत का किसान 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर में अमेरिका के किसान की 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन के मुकाबले दुगनी जमीन है अमेरिका में, उससे ज्यादा 3 गुना कमाई करके देता है हर साल, वर्ल्ड बैंक कहता है। उस सब के बावजूद भारत के किसान को इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन भारत के किसान को दोषी बनाया जा रहा है, उसे प्रदूषण का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उसे वाटर क्राइसिस का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उसे बेरोजगारी का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उसे दुनिया में खाद्यान्न आपूर्ति में जो मुसीबतें हैं उसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। और भारतीय एग्रीकल्चर सिस्टम को पूरी तरह से हजम करने की ये कॉर्पोरेट सेक्टर की एक योजना है, जिसमें हमारे देश की राजनीति दुर्भाग्य से शिकार होकर उनका साथ दे रही है। बिल्कुल। तो क्या लगता है जी तंवर साहब, क्या लगता है आपको फिर जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जो एक आवाज़ जो उठ रही है पूरे देश के अंदर, पंजाब के अंदर भी अकाली दल ने जो सेंटर की राजनीति से जो उनका गठबंधन वो तोड़ दिया वहाँ से, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा फिर? या ऐसा ही जो आंदोलन है ये 1-2 महीने 3-4 महीने चल करके बिल्कुल शांत हो जाएंगे? लगता है कुछ असर पड़ने वाला है ये कानून के ऊपर? देखिए, मैं तो एक चीज़ का समर्थक हूँ जी, कभी ना किसान की कोई लड़ाई अंतिम होनी है, ना कोई पहली होनी है।
सैकड़ों नेता, सैकड़ों पार्टियां किसान के नाम पर खड़ी होगी और किसान हमेशा, अगर ये सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आएगी तो तब भी सरकार प्रदर्शनों और धरनों पर, सड़कों पर बैठा होगा। मैं तो सिर्फ एक चीज़ से बहुत खुश हूँ कि इस समय पिछले कई वर्षों से मैं इस पर थोड़ी स्टडी कर रहा था कि इस समय पूरे देश में, देखिए आज यहाँ बलराज कुंडू जी ने महम में किसान पंचायत बुलाई और किसान चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की जो नीति अध्यादेशों पे वो गलत है, और 5 तारीख को शायद बरवाला में भी किसान पंचायत है, और लगातार पिछले 1 महीने में हरियाणा में और पंजाब में पूरा ये वातावरण बन रहा है। अगर किसान किसी न किसी रूप से संगठित होने की तरफ बढ़ रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर ये संगठित होकर विचार करना शुरू कर दे तो लड़ाई तो अब संघर्ष शुरू हो गया है। इस इकोनॉमिक क्लैशिंग ये शुरू हो गई, आपसी लड़ाई, आर्थिक लड़ाई, तो इसमें लगातार किसान को लड़ना पड़ेगा, चाहे अध्यादेश पास हो चाहे फेल हो। पास हो गए तब भी लगातार की लड़ाई है, फेल हो गए तब भी लगातार की लड़ाई है। अगर किसान संगठित होकर आपसी वैर भाव मिटाकर और जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर एकता की तरफ बढ़ता है तो मैं इसका सबसे बड़ा समर्थक हूँ, और ये वातावरण लगातार बनते रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ये बात कहें, यदि MSP हटा दी गई तो मैं उस टाइम पर इस्तीफा दे दूंगा। क्या अभी तक, और फिर जो जितने आंदोलन पर बैठे हैं, जो किसान बैठे हैं, ये या बात कहूँ है भाई लिखित में दे दो अगर MSP लागू रहेगी, क्या अभी तक मुख्यमंत्री जी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही अगर भाई MSP वो लागू रहेगी हटा दी जाएगी, वो या बात कर रहे हैं, या फिर किसानों के समझ में नहीं आ रही, क्या मामला जी पूरा? देखिए, बिल में कहीं MSP का जिक्र नहीं है। उचित मूल्य बार बार कहा गया है, MSP का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दूसरी, मैं तो इससे आगे बढ़कर बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग, कुछ हमारे साथी MSP पर कह के MSP दे दें तो हम सहमत हैं, मैं तो तब भी सहमत नहीं हूँ। MSP के आगे ज़्यादा भयंकर स्थिति है, या इस जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो सिस्टम आएगा और उसमें रेगुलेशन की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रही। पूरे बिल तीनों मैंने पढ़े हैं तो कहीं ऐसी अथॉरिटी नज़र नहीं है जहाँ रेगुलेशन होगा, तो दिक्कतें कहाँ आएंगी? एक दौर पे जाके जब कीमतों के निर्धारण की दिक्कत आती है तो वहां पर कीमतों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, कंट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं है। मतलब MSP से आगे भी बढ़ता खतरा है कि आपके हित को MSP कितना, मैं तो अभी कह रहा हूं, कल भी मैं आंदोलन में था वहां कैथल में, धान को MSP पे ही खरीद लो, आज खरीद लो। दुष्यंत जी खरीदना चाहते हैं तो आज आए, कैथल में समस्या चल रही है, MSP पे धान खरीद लो, नहीं खरीदी जा रही। वही आप कभी नमी की बहाना बनाएंगे। एक चीज बताइए, कह देते हैं कि 17 जो आंकड़ा है नमी का, उससे नीचे रहना चाहिए किसान का, उससे ऊपर हो गया तो हम खरीदेंगे नहीं। अगर नमी 13 है तो फिर सहायता, किसान को रेट भी तो अधिक मिलना चाहिए। 17 से नीचे तो हम खरीद लेंगे, चाहे वो नमी 5% हो। 19 से वो नहीं कि 5% तो किसान तो सुखा के लाए, उसको तो इनाम मिले, उस पर कोई चर्चा नहीं। अगर 17 से 20 हो गई तो हम खरीदेंगे नहीं। हाँ, उस कटौती के आधार पर खरीदा जा रहा है और किसान हंगामा करे। अभी भी दुष्यंत जी MSP बिकवा दे तो अभी मान लेंगे, अभी भी नहीं बिक रहे। और दूसरा, वो एक सवाल उठाते हैं कि मुझसे सवाल क्यों पूछा जाता है, भाई जो हमारा ठेकेदार बनेगा, जो कहता है सारे, आज वो बयान दे दें कि मैं अकेला किसानों का जिम्मेदार नहीं हूं, कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन वो कहते हैं किसानों की जिम्मेदारी तो मुझ पे, ये तो सवाल तो पूछा जाएगा और जिम्मेदारी बनती है उनकी जवाब देने की। चलो भाई, तो ये थे हमारे साथ जसवीर तंवर जी, जो किसान नेता है और लगातार जो इनकी आवाज़ है किसान हितों के लिए गूंजती रहती है। तमाम वो जानकारियाँ ग्राउंड मीडिया के माध्यम से किसान आंदोलन से जुड़ी जितनी भी पहलू, जितनी भी जानकारी होती है, हर पहलू आपके सामने लेकर के आते हैं। लास्ट में आप क्या युवाओं को और क्या किसानों को संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जसवीर जी पहुंचाएंगे? देखिए, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, देश में जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, इसका सबसे बड़ा कारण है एग्रीकल्चर लगातार घटना। किसी भी देश में, चाहे अमेरिका जाओ, किसी भी देश का आप आदर्श अर्थव्यवस्था को उठा लीजिए, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर घटिया वहाँ बेरोजगारी नाम का शब्द अस्तित्व में आया है। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर 14% होने के बावजूद भी 60% लोगों को रोजगार दे रहा है। और पढ़े लिखे लोगों को एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना होगा, सरकारों के भरोसे छोड़कर काम नहीं चलता। हमने अपने गांव में ही सब्जी की खेती के लिए नेट हाउस फार्मिंग शुरू की थी, पहला नेट हाउस मैंने लगाया था, अब मेरे गांव में 35 लगे हुए हैं। तो प्रोग्रेसिव फार्मिंग की तरफ किसान घरों के युवा बच्चों को एकजुट होकर एग्रीकल्चर की तरक्की पर काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात युवाओं को कहना चाहता हूँ, जातीय और राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर एकजुट होकर किसान की आवाज़ नए तरीके से उठानी होगी नए दौर में। बिल्कुल। चलो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए महम 24 चबूतरे से मैं जब राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।